अगर एक परचून की दुकान पर कोई भी सर्वे होता है और वो पाया जाता है कि उनका सर्टिफिकेट नहीं है और है तो एक्सपायर्ड है, तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। तो गवर्नमेंट बोलती है आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ, MSME में रजिस्ट्रेशन करो, बिना कोलेट्रल के आप गवर्नमेंट से लोन अप्लाई कर सकते हैं जिला उद्योग केंद्र से। तो आप जब गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने जाओ तो आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करी है, एक उद्यम आधार। जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे बिजनेस का उद्यम आधार है। हेलो दोस्तों, बरेलमेर में आपका स्वागत है। हमारे साथ फिर मौजूद है एक बार ओम शांति सॉल्यूशन के डायरेक्टर अनिरुद्ध मित्तल जी। आज हम बात करेंगे बिजनेस को लेकर। बिजनेस के कुछ सवाल जो आप तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने वादा भी किया था और हमने आपको बताया भी था कि हम हर एक चीज़ आपको बताते रहेंगे। कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे कि बिजनेस के बारे में भी आप थोड़ा सा अनिरुद्ध मित्तल जी से जानें। तो आज हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध मित्तल जी। तो सबसे पहले बरेली मिरर में आपका स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार। और ये बरेली मिरर के व्यूवर्स का प्यार था जो आपको यहाँ फिर खींच लाया है। आज हम बात करते हैं बिजनेस को लेकर। लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल होगा वो ये होगा कि बिजनेस शुरू करने से पहले कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है? बिज़नेस शुरू करने के लिए वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंप्लाइंसेस बोले हुए हैं, लेकिन बेसिकली आप अगर एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक सिंपल आप एक इंडिविजुअल हैं जो एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी होती है। उसके लिए आप एक MSME रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इस तरह से बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद आप पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं, जैसे एक या एक से ज़्यादा लोग मिलकर एक फर्म बना रहे हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो 2 लोग मिलकर आपस में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। एक पार्टनरशिप डीड बनती है, उसका पैन कार्ड बनता है, उसका GST रजिस्ट्रेशन होता है और भी कंप्लाइंसेस कुछ कई सारे होते हैं, तो वो आप करवा सकते हैं। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या स्टार्टअप की तरफ प्लान कर रहे हैं या फिर एक आप अच्छा स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, एक फंडेड आपके पास है, थोड़े से फंड्स हैं, तो आप उसे प्राइवेट लिमिटेड में भी मोल्ड कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज की डेट में बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। एक सिंगल पर्सन है और आप एक प्राइवेट लिमिटेड की तौर पे ही काम करना चाह रहे थे, कि OPC होता है, 1 पर्सन कंपनी जिसे बोलते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। आप अगर पार्टनरशिप में हैं और एज अ प्राइवेट लिमिटेड ही काम करना चाह रहे हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करके एक कंपनियाँ बना सकते हैं, वो भी हो जाता है। तो आप किसी CA से कंसल्टेंट से कंसल्ट करके सारे फॉर्मेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशंस के लिए बहुत सारे और हैं। अगर आप फूड चेन है, अगर आपकी फूड से रिलेटेड बिजनेस है, तो आपको फूड लाइसेंस लेना होता है, तो वो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं उसका। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, तो मैंने बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह लेते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स में डील करते हैं, तो आप जैम पे पोर्टल होता है कि उस पर रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है। लेबर डिपार्टमेंट में कई सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रजिस्ट्रेशन है, PF का है, ESI का रजिस्ट्रेशन है। ये सारे वेरी करते हैं आपका बिजनेस प्रोफाइल को, कि आपका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, एग्जैक्टली आपको बिजनेस करना क्या है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की अगर बात करूँ, तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर रखनी है, आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आपको उसके लिए लेबर रखनी है, तो आपको लेबर लॉ में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपके यहाँ 5 से ज़्यादा स्टाफ है, 5 से ज़्यादा स्टाफ आप हायर कर रहे हो, तो आपको PF या ESI में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपका सैलरी के ऊपर वेरी करता है वो, तो वो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक रजिस्ट्रेशन हैं, ये आप करा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोप्राइटरशिप भी कर रहे हैं और बहुत छोटा बिजनेस है आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, 5 से कम स्टाफ है, सॉरी PF में मैं करेक्शन करूँगा, 5 स्टाफ नहीं 20 स्टाफ का होता है, 20-20 स्टाफ होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका 20 स्टाफ नहीं है और कम स्टाफ हैं, छोटा आपका बिजनेस है, आप एक लोकल लेवल पे ही बिजनेस कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल GST MSME रजिस्ट्रेशन करा के प्रोप्राइटरशिप में काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है इस चीज़ को। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि बिना GST दिए हुए हम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? GST देना या GST रजिस्ट्रेशन? GST देना, अगर रजिस्ट्रेशन हमने किया है तो GST हमें देना ही देना है गवर्नमेंट को एट एनी कॉस्ट। आपको, आप चाहे 1 रुपये का सेल करो, चाहे 1 करोड़ की सेल करो, ठीक है, आपको GST कस्टमर से कलेक्ट करके या फिर अपने पास, वो अलग अलग स्कीम्स हैं, आप अपने पास से दें या कस्टमर से कलेक्ट करके दें। आपको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भी देना है, मैंने इनकम टैक्स के टाइम पे ही बताया था, आपको इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी है, ठीक है। आप बिजनेस किया कितना किया, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसी GST में भी आपको इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को टाइमली देनी है, अगर आपका GST में रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन नहीं है अगर आपका, और आप चाहते हो मैं बिना GST रजिस्ट्रेशन के बिजनेस शुरू करूँ, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक लिमिट दी हुई है, एक लिबर्टी दी हुई है कि आप 40 लाख अगर आपका बिजनेस टर्नओवर है, अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक होलसेलर हो,
और आप सिर्फ जो ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं आप उसको होलसेल करते हो सिर्फ, तो आपका 40 लाख की लिमिट, आप 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर पे आपको जीएसटी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। फिर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा तो ऑब्वियसली बात है टैक्स भी नहीं देना, है ना, दोनों चीज़ आ जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका आप ऑनलाइन ग्रॉसरी सेल करते हो, साथ में रिटेल भी सेल करते हो, आप होम डिलीवरी देते हैं और होम डिलीवरी का आप चार्जेस भी लेते हो क्लाइंट से या कस्टमर से अपने, तो आप आते हो गुड्स और सर्विसेज दोनों में, तो आपको जीएसटी की लिमिट होती है 20 लाख की। अगर आप सिर्फ ग्रॉसरी आइटम्स डिलीवर करते हैं किसी भी क्लाइंट के पास, कोई आपका अपने वेबसाइट बनाया हुआ है और आप ऑनलाइन डिलीवरी कराते हो सिर्फ गुड्स की, सेल नहीं करते हो, आप सिर्फ डिलीवरी देते हो, तो आप आते हो सर्विसेज इंडस्ट्री में, सर्विसेज क्लास में, तो आपका टर्नओवर होता है 10 लाख रुपये का। आपका 10 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है देन आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है। 20 लाख का टर्नओवर सेल, सर्विस और गुड्स दोनों के केस में 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। 40 लाख का टर्नओवर तब होगा जब आपका सिर्फ और सिर्फ गुड्स आप सेल कर रहे हो, तो 40 लाख रुपये का टर्नओवर। यहाँ टर्नओवर एक बार मैं डिफाइन कर दूँ, टर्नओवर का मतलब होता है जितना रुपये की हमने सेल करी, जो भी हम सेल करते हैं, अगर वो 40 लाख से एक्सीड कर रही है, 40 लाख से ज़्यादा हमारी सेल होती है, तो हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। इससे पहले ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले लो, आप नहीं चाहते हो, आपको लगता है मेरे कंप्लाइंसेस मैं बियर नहीं कर सकता हूँ, कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नो डाउट जीएसटी में कंप्लाइंसेस ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि अगर मैं बिना जीएसटी कंप्लाइंसेस के ही बिजनेस रन करना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है, तो आप कर सकते हो बिना जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के। कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ आपका टर्नओवर कम है लेकिन आपको लेना है। अनिरुद्ध जी, एक सवाल और है कि मैं अपनी इनकम का कितने % हिस्सा जो है अपने बिजनेस में लगा के मैं उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? थोड़ा सा क्लियर करिएगा इस क्वेश्चन। जैसा कि सपोज करिए मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, क्या फिर भी मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा? मैं नहीं चाहता कि मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराऊं और मुझे बिजनेस अपना बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के शुरू करना है। 10 लाख रुपए आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया जी, एज कैपिटल। देखिए, यहाँ 10 लाख रुपए कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका टर्नओवर नहीं है ना। टर्नओवर आपका, मैंने बोला सेल, आप जब मार्केट में सेल करते हो तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आपकी सेल होती है सर्विसेज के केस में, तो आपको जीएसटी की मैंडेटरी है, वहाँ आपको मैंडेटरी होगा कि जीएसटी भैया कराना है। यहाँ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि हमारा बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा। अगर आपको उसी दिन लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस 10 लाख 15 लाख से ऊपर जाएगा, तो आप डे 1 से रजिस्ट्रेशन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, करंट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं, उसके बाद ही बिजनेस कर सकते हैं। वरना आप नॉर्मल अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्ट्रेशन, वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, पीएफ ईएसआई में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये सब नॉर्मल बेसिक देखने के लिए आता है और सुनने के लिए भी आता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है, ये किसे कहते हैं? ये कुछ लोगों के कमेंट में भी एक सवाल से आए थे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ये एमएसएमई जो है गवर्नमेंट की एक स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इट इज़ शॉर्ट में उसको एमएसएमई बोला जाता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज करके उद्यम रजिस्ट्रेशन उसको बोला है। जो उद्यमी होते हैं वो छोटे जो बिजनेस ओनर्स हैं, उसकी अभी लिमिट भी उन्होंने गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करी है। तो जो ये बिज़नेस ओनर्स हैं जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू कमर्स हैं, नया आइडिया उनके पास है, गवर्नमेंट बोलती है अगर आपके पास एक आइडिएशन है और आप चाहते हो कि मैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं छोटी सी, ठीक है, अभी जैसे ये के बायो प्लास्टिक बैग्स की बात हो रही है, तो अगर आपको चाहते हो कि मैं एक फैक्ट्री लगाऊँ, तो फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट बोलती है आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करो, बिना कोलेट्रल के आप गवर्नमेंट से लोन अप्लाई कर सकते हैं जिला उद्योग केंद्र से। तो आप अपने लोकल जिला उद्योग केंद्र पे जाओ, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो कि भैया हमें एक लोन देती है, तो वो आपको स्टार्टअप के लिए लोन दे देते हैं। इसके अलावा एमएसएमई के फ़ायदे आपको क्या मिलता है कि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको फीस में डिस्काउंट कंसेशन मिल जाता है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जब बनवाते हैं तो वहाँ पर आपको कंसेशन मिल जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्कीम्स आते रहते हैं। इसके अलावा भी रिसेंटली भी कई सारी स्कीम्स आई हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं एमएसएमई स्टार्टअप्स के लिए, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी जिसे बोलते हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए होता है ताकि एक तो आपको आपके बिज़नेस को आइडेंटिटी देने के लिए कि आपका बिज़नेस क्या है, कहाँ पर स्टेब्लिश है। सेकेंड थिंग, आप जब गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने जाओ तो आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करी है, एक उद्यम आधार। जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे बिजनेस का उद्यम आधार है, ये रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई का। अनिरुद्ध जी, जैसे कि आपने ये बोला था कि फूड लाइसेंस की बात चली थी, तो क्या एक छोटे जो मुझे देखा जाता है कोई स्टॉल वगैरह लगाता है फूड का या किसी, क्या उसको भी लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है? हाँ, फूड लाइसेंस तो देखिए सभी के लिए ज़रूरी है। जो भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है, ठेले पे कर रहा है, रिक्शे में कर रहा है, स्टॉल लगा कर रहा है, कैसे भी, तो उसे रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, उन्होंने क्लास अलग अलग दिए हुए हैं। एक नॉर्मल आप मान लीजिए रिटेलर है, कोई परचून की दुकान है, ठीक है, परचून की दुकान में ही एग्जांपल लेते हैं, या फिर स्टॉल जो आजकल चाउमीन और बर्गर वगैरह के मिलते हैं,
तो इन लोगों को एक छोटा रजिस्ट्रेशन होता है जिसकी गवर्नमेंट फीस 100 रुपीज़ होती है, ठीक है। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, तो वो आप लगा के अपना काम शुरू कर सकते हो। लेकिन लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की नज़र में होना चाहिए कि आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड मतलब बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी नॉलेज होना चाहिए। और जो परचून की दुकान है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे परचून की दुकान वाले ऐसे भाई हैं जो लोग नहीं कराते रजिस्ट्रेशन। जो फूड वाले हैं जो ठेला लगा रहे हैं छोटा, या फिर छोटा स्टॉल है उनका, या छोटी शॉप है, छोटा रेस्टोरेंट है, तो वो लोग प्लान सोचते हैं कि भाई हमारा छोटा काम है, हमें क्या करना। तो आप ट्रस्ट करिए 1-1, 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है अगर एक परचून की दुकान पर कोई भी सर्वे होता है और वो पाया जाता है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और है तो एक्सपायर्ड है, तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। तो इसीलिए फूड लाइसेंस सबके पास होना चाहिए और एक्सपायरी डेट से पहले 1 साल का होता है। आप अच्छा, खाने पीने की जो भी सामान अगर कोई भी जो कस्टमर मैं कहूँ दुकानदार अगर उसको बेच रहा है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उसका लाइसेंस ले। चाहे वो पैक्ड है या उसने खुद मैन्युफैक्चर किया है। इवन आप जैसे पतंजलि का प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। पतंजलि वालों ने तो लिया होगा फूड लाइसेंस, लेकिन आपके पास भी होना चाहिए। अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो भी आपके पास होना चाहिए। आप किसी प्रोडक्ट को रीपैक कर रहे हो, मतलब आपने उसकी लेवलिंग ओपन करी, कहीं से लूज़ लिया और उसको अपनी पैकिंग पैक करके सेल कर रहे हो, तो भी आपको फूड लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। ये स्टेट और सेंट्रल के हिसाब से या फीस के हिसाब से अलग अलग वेरी करते हैं, वो हम लोग कभी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना सबको मैंडेटरी है फूड के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी हो जाता है अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फूड से रिलेटेड। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं अनिरुद्ध मित्तल जी, जिन्होंने आपको बताया बिजनेस को लेकर सारी बारीकियाँ। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो ये होगी कि आपने अगर इंटर या ग्रेजुएशन या मास्टर कर रखा है, लेकिन सपोज आपको जॉब नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट, लेकिन बिजनेस तो करना ही है, तो कौन सा करेंगे आप बिजनेस जो आपकी इनकम को बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। आगे वीडियो के लिए और आपके पास जो भी कमेंट हैं, आप कमेंट हमारे सेक्शन बॉक्स में भी लिख कर दे सकते हैं। आपके अपने सवाल हैं जो, वो सवालों को भी हम अपनी वीडियो में लेकर आएंगे और आपसे जुड़े हुए हर एक सवाल की जो भी जानकारी होगी वो अनिरुद्ध मित्तल जी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।